चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। कोई बताएगा भाई कि एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब समझो। अब हम नेक्स्ट, और ध्यान रखो, ये आप दोनों लोग इत्तेफाक ऐसा है कि आप दोनों लोग आगे जो है वो मेडिकल की प्रिपरेशन करोगे। मैकेनिक्स समझ लो फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैकेनिक्स अगर आपको आती है तो फिर ये समझ लो फिर सेकंड पेपर में भी मैकेनिक्स का यूज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यूज है। यानी फिजिक्स के समझ लो जान है मैकेनिक्स, और इसमें थोड़ी दिक्कत आती है मैकेनिक्स के अंदर। तो और मैकेनिक्स आने के लिए बस आपको थोड़े टर्म पता होने चाहिए कि स्पीड है क्या, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सलेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है। यानी करीब ये 15 से 20, करीब 15 से 20 पैरामीटर हैं। बस इनकी फीलिंग आ जाए आपको, यानी क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एक्चुअल में ये होता क्या है। उसके बाद सारी मैकेनिक्स आपको समझ आ जाएगी। मैकेनिक्स समझ आ गई तो फिर आपको फिजिक्स आसानी से समझ आ जाएगी। तो आपने डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, स्पीड समझा, वेलोसिटी समझा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर किसी कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी को आप चेंज कर दो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। अच्छा, ये टर्म भी हम लोग यूज करते हैं ना, जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई कि बॉडी का एक्सीलेटर खींचो, बोलो था ना, एक्सीलेटर खींच दो। तो एक्सीलेटर खींचे का मतलब है एक्सीलेटर उसको बढ़ा दो, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही, हाँ, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट कहाँ पे यूज होता है पता है? जब किसी चीज का वेरिएशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो, जब भी आए रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो जब भी रेट आता है इसका मतलब आप उस क्वांटिटी के चेंज को किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट, तो वहां पे रेट आता है। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये होता है एज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। या मैं आगे बोलता हूं, ठीक है। तो सिंपल एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होगा, आप किसी बॉडी के वेलोसिटी चेंज कर दो। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, अब इसको थोड़ा कनेक्ट करो। सारा वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी के पास क्या था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था। और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, उसी को ही स्पीड बोलते हैं। यानी वेलोसिटी के पास स्पीड है और डायरेक्शन है, या आप कह लो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी हो, यानी अगर मुझे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो किसी बॉडी के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी अगर चेंज करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। चाहे मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज कर ले, चाहे डायरेक्शन चेंज कर ले, चाहे दोनों चेंज कर ले। ठीक है, तो सारा किसी ऑब्जेक्ट में हम एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? चाहे वो जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, आप चाहे अपने स्कूटी की, यानी स्कूटी मान लो ऐसे ले जा रहे हो भाई सीधे, थोड़ा उसको मोड़ दो, मोड़ दिया मतलब डायरेक्शन चेंज किया ना, तो उससे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा होगा क्योंकि डायरेक्शन में जब आप चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर आप ऐसा करो, उसकी स्पीड चेंज कर लो, थोड़ा ब्रेक लगा दो, या एक्सेलरेटर थोड़ा खींच लो, तो स्पीड चेंज करके फिर वेलोसिटी प्रोड्यूस करो, चेंज कर लो। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो बॉडी का। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई? अब इसी में पढ़ोगे तो यदि तो एक्सेलरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं इसी में, तो अब इसी में फिर वही चीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहली चीज। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का क्या मतलब कि व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज। भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? भाई एक्सेलरेशन, अच्छा ध्यान होगा, एक्सेलरेशन क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी, ये सब चीजें ध्यान होगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट ऑफ ए क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा एक्सेलरेशन का? एल टी माइनस। ये इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको बोलोगे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, या तो बॉडी की आप डायरेक्शन को चेंज कर दो, यानी एक्सेलरेशन की या तो डायरेक्शन को चेंज कर दो या मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, तो आप कहोगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सारा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब इसी में आता है, एक आएगा इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और दूसरा है, अच्छा ध्यान रखो, इंस्टेंट, हाँ वो जरा नहीं, हाँ वो कल वाली बात जो थी अपनी ना सिलेबस वाली, वो मुझे बाद में याद आया ना कि हाँ होता है। जैसे अभी आप लोग टेंथ से आए हो ना, तो टेंथ में क्या होता है, साइंस मैथ क्या होता है, इतनी पतली क्यों होती है, ठीक है। अब टेंथ में डायरेक्ट जब 11 में शिफ्ट हुए तो बायोलॉजी इतनी मोटी दिख रही है, फिजिक्स इतनी, केमिस्ट्री इतनी, तो एक ख्याल आता है कि यार इतनी पतली किताबें हम साल भर में पढ़ते थे, अब इतनी मोटी मोटी 3 किताबें पढ़ रहे हैं, अब उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन उतना ही। तो पहली बात ये ध्यान रखो ना, जैसे होता है ना जब लेवल बढ़ता है तो अपना ब्रेन पे भी तो कैपेसिटी बढ़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज असल इसका जवाब है, ये सारा जो बुक है आप देखते हो, एनसीईआरटी बुक कभी देखिए, तो असल सिलेबस आपका वही है। ये जो बुकें आप लेके आते हो, ये रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक में करते हैं क्या है कि चीजों को बहुत बढ़ा के एक्सप्लेन करके देते हैं, ताकि आपको चीजें, हाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा। अब एक्सरसाइज देखो, एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दे दिया, अब उसने चार 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 जो क्वेश्चन दिए, 400 क्वेश्चन दिए, तो पेज ही तो भरेगा। तो होता क्या, वो इसलिए देखने में आपको मोटी लगती है। सिलेबस बहुत थोड़ा है इसका, सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी आपको इतनी पतली से देख रही है। तो जब टीचर पढ़ाएगा तो वो एनसीईआरटी फॉलो करे, यानी जो आपके मेडिकल के एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, और अब मेन जो बोर्ड का एग्जाम है वहां भी एनसीईआरटी आएगी। तो सिलेबस को पूरा नहीं है, ठीक है। तो वो जो कितनी, वो जो उतनी मोटी किताब है, वो जब आप सिलेबस के अंदर लेके आओगे इतनी पतली बनेगी, तो वो हमको पता है ना कि कितना काम है। तो ये दिमाग में मतलब इतना दिन है वो plan, फिर उसे टेंशन होगी, तो अभी ध्यान आया तो मैंने कहा बता दें, अदरवाइज एक एक्स्ट्रा वर्डन दिमाग में लेके चलोगे कितनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे 4 6 महीने। चलो, सिलेबस वो जितनी मोटी है उसका बस आप 1/3 माने सिलेबस, बाकी सब वो एक्सरसाइज जो किताबें। इसलिए देखोगे कुछ कुछ डेरिवेशन उसमें ऐसे दिए होते हैं ना जिसके आगे लिखा रहेगा ब्रैकेट में ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब यही होता है कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं, बट हमने दे दिया जानकारी के लिए, आप चाहो तो पढ़ लो, उसमें मिलेंगे आपको इस तरह के डेरिवेशन, बट हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑप्शनल उस सिलेबस में है। एवरेज एक्सेलरेशन, जिस तरह आपने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज की बात हम कब करते हैं, जब टाइम इंटरवल लार्ज होता है, यानी कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज कर करके जा रही है, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। अब आपसे पूछा जाए कि 10 मिनट से 20 मिनट के बीच का जो इंटरवल है टाइम का, उसमें कितनी एक्सेलरेशन चेंज हुआ, तो जब व्हेन टाइम इंटरवल, यानी जब आप एक्सेलरेशन चेंज को एक बड़े टाइम इंटरवल के अंदर देखते हो, तो उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन।
और इसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा को कभी कभी ना v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t2। v2 का मतलब चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी, तो v2 क्या है फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी। यानी पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, अब 20 हो गया, तो 20 माइनस 10 अपॉन जितना टाइम का चेंज आएगा वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस का वही मतलब है जो पहले था, कि जब आप एक्सेलरेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बताओगे कि एट 50th सेकंड या 20th, तो उसका फार्मूला यही होता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। वो ये दरअसल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको थोड़ा नोट कर लो, जो कुछ आपको थोड़ा ठीक ठाक लगे भाई इसमें। अब एक काम हम करते हैं ना, इसको दिखाने में बड़ा टाइम जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ चीजें मैं फोटो खींच के ग्रुप में डालूँ। ये एलन एलन का मॉड्यूल है ना, असल में जिसे जब आपको मैंने एक्सप्रेशन पढ़ा दिया, तो इसके कुछ अंदर से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, उसको लिखाऊंगा तो वक्त बहुत ले लेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं भेज दूंगा और ये आप काफी मिल दो, ताकि मेरा टाइम बचे और मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने पर मुझे वक्त। क्यों भाई, सारा आइडिया ठीक है कि नहीं? तो मैंने ग्रुप में भेज दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लिखिएगा और सिर्फ गोल्डन की पॉइंट्स आप वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वो डेप्थ डेप्थ पॉइंट होते हैं, वो मैंने भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया है अभी तुरंत। आप चाहो तो ओपन कर लो सारा, ओपन हो जाएगा साथ में। हाँ, तो अगर हो तो ओपन कर लो सामने, लेकिन उसको नोट जरूर करिए कॉपी। जरा इसको एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर, चलो ओपन कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि, ओपन कर लिया आपने सारा? क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद, तो क्या होगा देन, चलो अच्छा रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। देन इट्स पाथ में बी स्ट्रेट लाइन आर, हाँ हाँ बराबर। चलो अब समझो इस चीज को, इनकी फीलिंग आनी चाहिए ध्यान में, जो स्टेटमेंट लिखा क्या है, सही बात है। कह रहा व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इन सब की पिक्चर होनी चाहिए ब्रेन के अंदर। जब आप कहोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कहो आप कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब क्या है? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है मतलब ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब सोचो जरा, तो अगर ऐसा हो जाए कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, एक पॉसिबिलिटी ये है, और या फिर वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगी। पैराबोलिक पाथ इस तरह से होता है, ऐसे ये जो बना हुआ है, कैसे सोच के देखो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से देखो,
स्टेट पाथ इसलिए हो सकता है ना क्योंकि जब ये स्टेट मूव कर रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में जब जा रही है तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है। और दूसरी चीज, अब ये हमारे कंट्रोल में भी है ना कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम स्पीड को वो वेलोसिटी कांस्टेंट कर लें। तो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन वैसे भी चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी कंट्रोल करना मेरे कंट्रोल में है तो वो मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो हो गया वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या ये भी हो सकता है कि उसका पाथ पैराबोलिक। क्योंकि जब ये पैराबोलिक पाथ का मतलब जैसे होता है गांव में क्या होता था, पत्थर फेंक के आम तोड़ते थे, तो जरा देखो पत्थर कैसे फेंकते थे, ऐसे फेंक दो ना, पत्थर ये जाता है ऐसे जाके ऐसे नीचे आता है, यही पाथ पैराबोलिक होती है। तो पैराबोलिक पाथ में क्या होता है ना, ये मैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, पार्टिकल पर एक ही एक्सलेशन लग रहा होता है और वो है जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो एक्सलेशन जो अर्थ की वजह से लगता है। तो जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है यानी पैराबोलिक पाथ पर, उस पर एक ही एक्सलेशन लगता है जो कि जी है, 9.8 आपने पढ़ा। और वो जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना 9.8। इसके बारे में डिटेल चैप्टर में है प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पे बात की जाएगी। बट ध्यान रखो, तो पहला स्टेटमेंट समझ आया कि अगर किसी बॉडी का क्या है, पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी या फिर पैराबोलिक। अब सवाल ये कैसे कंफर्म करें कि इन दोनों में से एक्चुअल में कौन होगा। भाई दो ऑप्शन है ना, तो एक्चुअल में कौन होगा ये कैसे डिसाइड। तो दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। दूसरा ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन अ पार्टिकल moves from rest and when a particle start from rest and then move with a constant acceleration and move with constant acceleration, then its path must be a straight line. Then path of the particle must be Ali अली। भाई जब आप घर पे हो तो ऑनलाइन कनेक्ट होने का क्या मतलब, पेट पाट देंगे किसी दिन आपको उधर घर पे। एसी में बैठे हो तो बाहर ना निकलो, और फिर बताते हैं। तो पापा से हम बोल रहे हैं कि लाके हमारे रूम में एसी लगवा दिए, भाई लड़के को आपकी गर्मी लगती है हैं। ऑफलाइन क्लास लोग बहुत मांगेंगे। एसी बैठी बता रहे हैं, एसी बैठे वहां आएंगे गर्मी लगेगी। चलो भाई, सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट, अगर ध्यान रखो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर पाथ कैसी हो सकती है पार्टिकल की, दो केसेस है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। लेकिन अगर पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट किए है रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी पहले रेस्ट पर थी फिर उसने मोशन स्टार्ट किया, तो 100% श्योर है कि उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। इसलिए थोड़ा सोच के देखो, जब रेस्ट पे है तो क्या है ना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्यों भाई इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखो, मेरे तो दिमागी से कर गया, बोलने जा रहा था। चलो इसको ध्यान आता है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैंने पिछली क्लास में लोगों को एक्सप्लेन किया था, इस बार ध्यान से करो। बट ध्यान रखो, अगर स्टार्ट बॉडी जो है रेस्ट से मूव स्टार्ट किए ना, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ है तो 100% पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया है तो फिर पैराबोलिक। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि when a particle
move with variable velocity, then acceleration must be present. ध्यान रखो, सारी बात सही है कि नहीं है? एक्सेलरेशन दरअसल है क्या? चेंज इन वेलोसिटी ही तो है। तो क्या कह रहा है? व्हेन अ पार्टिकल मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल का क्या मतलब? चेंज हो रही है ना। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये तो इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्यों भाई, सारा समझ आ गई बात? नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली along a straight path, along a straight line with uniform speed, then acceleration must be zero. अब इसको दिमाग में कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली along a same straight line with uniform speed, then acceleration must be present. इसको एक्सप्लेन करो जरा। देखो, एक्सेलरेशन अगर चेंज करना है तो क्या होनी चाहिए? जरा सोच के देखो। अगर एक्सेलरेशन चेंज करनी है तो क्या मुझे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी? और अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो मैं स्पीड चेंज करूं या तो मैं डायरेक्शन चेंज करूं। ठीक है, समझ आ रही है? चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए चाहे स्पीड चेंज करो चाहे डायरेक्शन चेंज करो। तो अगर तो अब जरा देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन। खुद सोच के देखो, अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, इसका मतलब यही है ना कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तो खुद कह रहा है, स्ट्रेट अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे चला इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। आगे क्या बोला? विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा था और स्पीड भी उसने यूनिफॉर्म कर दिया है, यानी वो भी चेंज नहीं हो रही। तो जब ना डायरेक्शन चेंज हो रहा ना स्पीड चेंज हो रही तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन मस्ट भी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट समझ आई? चलो, नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे पॉइंट लिखिएगा जरूर, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, with uniform speed, then acceleration will be नॉन जीरो। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? स्टेटमेंट एक्सप्लेन इसलिए करवा रहा हूँ कि इसका एक्सप्लेन करने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या वो समझ आया। अदरवाइज रट लेना तो अलग बात। हाँ भैया, बैठ। क्यों भाई, सारा एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट। अली, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो। When a particle moves on a curved path continuously
with uniform speed, then acceleration will be non-zero. हाँ, एक्सप्लेन करो। जैसे कर्व पाथ को मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम। ठीक ठीक सही, सारा समझ आई बात। देखो कह रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ, जब आप कर्व्ड पाथ पर मूव करोगे, अब वो कर्व्ड पाथ कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन को छोड़ दो, बाकी सब कर्व्ड पाथ। तो जब भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा ना, तो ठीक है आपने कह दिया विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए वेलोसिटी चेंज करनी है, और वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप या तो स्पीड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें। तो इसने स्पीड को वैसे भी यूनिफॉर्म कर दिया, यानी यूनिफॉर्म स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते, बट कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ पर डायरेक्शन 100% चेंज होगी ही होगी। मान लो यही सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर कर्व पाथ पर आप मूव कर रहे हो, मान लो आप यहाँ पर हो अली, तो इस वक्त आपकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इधर है, अली जब आप यहाँ पहुंचोगे आपके मोशन की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पे पहुंचोगे, यानी कर्व पाथ पर आप याद कर लो कि कर्व पाथ पर कभी भी डायरेक्शन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो आपने यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म कर लिया है ना, डायरेक्शन थोड़ी यूनिफॉर्म कर दिया, वो तो चेंज होती रहेगी कर्व पाथ पर, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई इसका मतलब एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, इसलिए कहा गया नॉन जीरो। ठीक है, तो ये था अगला स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। सारा एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को कि अगर कोई हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, या तो फिर क्या मतलब, या तो नहीं, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि कोई एक चीज भी आप चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, जब पार्टिकल की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और स्पीड भी कांस्टेंट, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो भाई खुद सोचो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन भी वेलोसिटी की कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कहते ही चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, चलो, तो ये था कुछ इस टॉपिक की गहरी बातें भाई। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक लेक्चर और लगेगा बस, ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, व्हेन अ पार्टिकल मूव विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या मतलब कि अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी नॉन जीरो। बात ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है अली, स्टेटमेंट समझ आ रही, when a particle move with non uniform speed, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो क्या हुआ,
वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो 100% अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन आना ही आना। चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। चलो फिर देखते हैं। हाँ, तो ये एक अगला पॉइंट था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, the direction of average acceleration is in the direction of change in velocity। ये बताओ, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन किधर होगा, यानी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, वही चेंज इन एक्सेलरेशन। हम यानी वेलोसिटी चेंज जब हम एक बड़े टाइम इंटरवल के अंदर देखते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब बताया था, तो वही एवरेज एक्सेलरेशन जब बड़े टाइम इंटरवल के अंदर हम वेलोसिटी के चेंज को देखते हैं, तो जो एक्सेलरेशन होगा एवरेज, वो किधर होगा, जिधर, तो खुद सोचो, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, कि एवरेज एक्सेलरेशन किधर होगा, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज क्या मतलब, वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन किधर है। जैसे मान लो वेलोसिटी यहाँ पर है, अब वो इधर की तरफ चेंज हुई है या इधर की तरफ है, तो जिधर की तरफ चेंज की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी, उधर की तरफ, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन which opposes the direction of motion is called retardation। ध्यान रखो, एक बात याद रखो, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो दो तरीके से चेंज हो सकती है ना वेलोसिटी, एक ये हो सकता है कि इंक्रीज हो, इंक्रीज भी चेंज में आता है, डिक्रीज भी चेंज में आता है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो उस चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी रिटार्डेशन में स्पीड डिक्रीज होती है बॉडी, और एक्सेलरेशन में बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखो। क्यों भाई, तो इतनी बात समझ आ गई, ये पॉइंट है इसमें, इतना समझ लो। तो ये था एक्सेलरेशन। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, और कुछ पॉइंट है उसमें, थोड़ा देखिएगा कि मतलब अंदर के जो पॉइंट जस्ट बनते हैं। अभी जब इस पे जब कॉन्सेप्ट आप करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि ये पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली पहले हम ग्राफ पढ़ लेते हैं। अब
अब हम ग्राफिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझो। और पहला कौन सा ग्राफिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एक ही मतलब है, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं कुछ केसेज हैं, मैं उनको बनाता हूं। इधर हमारा टाइम है और इधर हमारा इस साइड डिस्प्लेसमेंट। नहीं, एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को सिंपल एक्स से लिख रहे हैं, टाइम को टी से। तो एक ग्राफ ये है, एक दूसरा ग्राफ ये बनेगा। यानी ग्राफ की जो पॉसिबिलिटी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ठीक है, अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि पहली चीज आप ये ध्यान रखो कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, ये पॉइंट लिखो कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देता है? इंस्टेंटेनियस देता है, ध्यान रखो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या गिवन करता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट कि tan थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। ये tan थीटा क्या है? ये स्लोप है। स्लोप आप 10th में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। तो यहाँ पर स्लोप tan थीटा है। tan थीटा क्या क्या गिवन करता है? स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ क्या गिवन करता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो tan थीटा किससे इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा ना, क्योंकि tan थीटा ही वेलोसिटी गिवन कर रहा है। और दूसरी चीज, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब tan थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दो पॉइंट याद रखो इसमें कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, और ये वाला पॉइंट। अब स्लोप क्या होता है? जो लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर, जो आपका ग्राफ है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज स्लोप। तो मुझे बताओ, अब जरा एनालिसिस करते हैं ग्राफ की। खाली मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? ये वाला ग्राफ सारा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? क्यों भाई सारा? ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? नेहा, ग्राफ कैसे है? ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, और आपका एक्स एक्सिस भी ऐसे है ना, इधर की तरफ एक्स एक्सिस जा रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जरा देखो, ग्राफ और ग्राफ भी इधर ही जा रहा है, यानी ग्राफ और एक्स एक्सिस दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, जरा देखो। और पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के? तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के बीच, तो एंगल जीरो बनता है। 90 कहाँ बनता है भैया? ठीक है, तो कहने का मतलब इस ग्राफ में थीटा कितना होगा? जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ भैया? tan थीटा जीरो। थीटा जीरो होने का क्या मतलब है? tan थीटा जीरो। और tan थीटा जीरो होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी जीरो। क्यों भाई? अब वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है? अब वो जो स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ पढ़े हो, लगाओ दिमाग, इसलिए फील आनी चाहिए। बताओ भाई फिर सारा,
इस ग्राफ से कंक्लूजन यही निकला ना कि ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये तो हमने ग्राफ से देख लिया। जब थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा। जब tan थीटा 0 होगा तो tan थीटा किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी भी 0 होगा। अब वेलोसिटी 0 होने का क्या या फिर ये हुआ है कि कहीं गया है फिर आ गया उसी जगह, जैसे यहाँ पे बड़े बड़ी नदी है फिर वहाँ फिर से आ गई, इसमें 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी 0। क्यों भाई सारा बताएं, आप भी कुछ बताएं, वेलोसिटी 0 कब होगी? वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी के पास है क्या, स्पीड और डायरेक्शन। अगर कोई एक भी चेंज, अगर कोई एक भी होगा तो वेलोसिटी होगी। तो देखो डायरेक्शन तो 0 नहीं कर सकते आप, तो वेलोसिटी कब 0 होगी, जब स्पीड 0 हो। क्योंकि वेलोसिटी के पास दो ही चीजें होती है, स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। तो 0 तभी हो सकती है वेलोसिटी जब स्पीड 0, डायरेक्शन 0 होने का क्या मतलब है, डायरेक्शन 0 होने का कोई मतलब है ठीक है। तो वेलोसिटी 0 तभी होगी जब स्पीड 0 होगी। अब स्पीड 0 होने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, सिंपल सी बात। अगर आपका स्पीड 0 है इसका क्या मतलब है, आप काहिल हैं एक नंबर पे, आप मूव नहीं कर रहे हो। समझ आ रही बात। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, जब स्पीड 0 होगी। और स्पीड 0 होने का एक ही मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट, बाकी अदर कोई मीन नहीं हो सकता। सोच डालो भाई। क्यों, हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं। तो कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ, ये ग्राफ क्या, इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट। बताओ भाई, हमने कोई बेकार की बात नहीं की, आपको समझ आ गई ना। अब आ जाओ सेकंड ग्राफ पे आते हैं। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ, ये है थीटा, ये है थीटा। थीटा कौन सा होता है, हमेशा ग्राफ को, ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है थीटा, यहाँ पर थीटा थी बट ये 0 था यहाँ पर, इसको कैसे ऐसे ले जाके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, अब ये थीटा जरा देखो भैया, क्या ये थीटा यहाँ पर क्या होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, एक ग्राफ आगे ले जाओ। क्या मतलब, ये थीटा कांस्टेंट है, क्यों भाई, देखो कहीं भी ड्रा करोगे लाइन तो वही, तो कुल मिला के थीटा क्या है, यानी इस वाले केस में क्या है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब tan थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट मतलब tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि tan थीटा वेलोसिटी ही गिवन करता है ना। tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आ जाओ, अब वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, अब इसका क्यों भाई, वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी सारा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम, मतलब वही कांस्टेंट ना। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने का क्या मतलब, बॉडी क्या करे, मतलब सिंपल ये बताओ, बॉडी मतलब रुकी है, चल रही है, स्पीड बदल बदल के चल रही है, इस तरह से बात करो। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ठीक है, वेलोसिटी के बाद स्पीड और डायरेक्शन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, नहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब ये एक ही कांस्टेंट स्पीड चल रही है और एक डायरेक्शन, जैसे 1 मीटर मान लीजिए 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करेगी, 2 मीटर 2 सेकंड में। तो कंक्लूजन ये निकला, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही स्पीड चेंज हो रही है। मतलब मोशन कैसा है, मोशन क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिख सकता कि बॉडी किस तरह की मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है।
क्या हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं ले सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब, डायरेक्शन भी चेंज कांस्टेंट हो, स्पीड भी कांस्टेंट। तो यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड कह दिया तो आपने इसका मतलब डायरेक्शन को बिरादरी से निकाल दिया, क्योंकि स्पीड के पास कभी डायरेक्शन नहीं आ सकती, वो स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह सकते हो आप या तो कह दो कि यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, आप कह दो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते। क्यों भाई, सारा कंक्लूजन जो ड्रा किया वो बात समझ आ गई आपको? किसी को ये तो ख्याल नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो रेस्ट में है? क्या इसका एक मतलब ये नहीं निकल सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की तो वो रेस्ट पे है? यही सब है, ध्यान रखो। सारा लॉजिक लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन ही उसका मतलब थोड़ी है। क्या रेस्ट उसका मतलब नहीं हो सकता कि रेस्ट पे है? तो आप ये कहोगे भैया रेस्ट कहने का मतलब है कि उसकी स्पीड ही 0 हो गई, तो वो कांस्टेंट कह रहा है ना। कांस्टेंट अलग चीज है, जीरो अलग चीज होती है। कांस्टेंट का मतलब कोई चीज जीरो नहीं है, बस वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए जीरो जीरो नहीं कह सकते आप। कांस्टेंट का मतलब वो चीज फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, बस जीरो नहीं होता है उसको। तो कंक्लूजन ये ड्रा हुआ। थर्ड पे आ जाओ। अच्छा, जब थीटा बनाओ, जब जब एंगल बनाते हैं ना, तो हमेशा यहाँ ऐसे नहीं आओगे, यानी ग्राफ से एक्स की तरफ नहीं आओगे, हमेशा एक्स से ग्राफ की तरफ जाओगे। अभी यहाँ पर इसका मतलब नहीं समझ आएगा, आगे समझ आएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये है थीटा। अब ये थीटा क्या हो रहा है भैया यहाँ पर? क्या ये थीटा क्या हो रहा है? क्या ये थीटा, जरा ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो थोड़ा नीचे आ रहा है कि नहीं है सैल का? इसका मतलब क्या ये थीटा आपको डिक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है आगे? ऐसे आगे जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि थीटा डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा का मतलब tan थीटा डिक्रीज होगा, tan थीटा डिक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे? हम्म, हाँ ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कंक्लूजन क्या ड्रा कर दो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो कह सकते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म। क्यों वैली, सही है कि नहीं? चलो, और कुछ नहीं बोल सकते हैं इसको? वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कर दो। और वेलोसिटी और कुछ नहीं, क्या इसको रिटार्ड, वेलोसिटी चेंज तो हो रही, क्या एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा इसमें? भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। यानी ये मोशन क्या एक्सेलरेटेड मोशन को भी शो कर रहा है, और एक्सीलरेशन में भी नेगेटिव शो कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो खैर, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आ जाओ, क्या यहाँ पर थीटा आपको नहीं दिख रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है? तो यहाँ थीटा क्या होगा, इंक्रीजेस। तो थीटा इंक्रीजेस मतलब tan थीटा इंक्रीजेस, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस, मतलब इस बार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो आएगा तो फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में ही आएगा ना भाई, डिक्रीज करे डिक्रीज करे, यानी क्या हो, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या वेलोसिटी कवर कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म को क्या मतलब है, सेम टाइम में सेम ना हो। तो ये भी है आपका केस नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ आ रही है?
हो गया ये। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस ध्यान रखो। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम क्वेश्चन करवाएं। इस पे जब क्वेश्चन देंगे तो वहां पे ये सारी चीजें। एक ग्राफ इसमें और आ जाता है, ये आखिरी ग्राफ ये आता है। अब यहाँ पर थीटा ये बनेगा, थीटा ध्यान रखो। क्यों, समझ आया कि नहीं? क्योंकि जब आप स्लोप बनाते हो ना तो कंडीशन होती है कि एक तो हमेशा एक्स एक्सिस से ग्राफ की तरफ चलोगे, और दूसरा, अच्छा ये बताओ, ये एंटी क्लॉक इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज बोलेंगे? एंटी क्लॉक। हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज। हाँ, तो जब स्लोप बनाते हो तो ध्यान रखो हमेशा एक्स एक्सिस से ग्राफ की तरफ चलेंगे और एंटी क्लॉक वाइज। इसलिए इधर से एंगल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से जब चलोगे तो क्लॉक वाइज हो जाएगा। इसलिए अगर कभी ख्याल आए कि इधर भी तो एंगल है तो वो स्लोप नहीं देगा, इसलिए क्योंकि स्लोप बनाते वक्त क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज तभी चलो, जब यहाँ से चलोगे तभी बनेगा, इधर से चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये थीटा, ये स्लोप। अब यहाँ जरा देखो क्या tan थीटा, क्या यहाँ पर जरा देखो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है कि नहीं? तो इसका मतलब जब अब tan थीटा फिर निगेटिव आ जाएगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan की कोई भी वैल्यू आप देखोगे टेबल में वो निगेटिव ही वैल्यू रहेगी। और tan थीटा निगेटिव होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी निगेटिव है। और वेलोसिटी निगेटिव होने का क्या मतलब, कैलकुलेशन क्या डरा हुआ नेगेटिव और वो नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है इसमें है एक तो यूनिफॉर्म मोशन है, पहली चीज यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? यूनिफॉर्म का मोशन का क्या मतलब है? इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, आप करके देख लो भाई। बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल यही ग्राफ है, ये वाला भाई, इसी को इसने उल्टा ऐसे बना दिया। आप जो ग्राफ मेजर भी करोगे इक्वल में इक्वल आएगा, तो हाई यूनिफॉर्म होगा। बट वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब, ये है डेप्थ, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है, समझ रहे हो? तो ये है यूनिफॉर्म मोशन ही। बट वेलोसिटी नेगेटिव कब आएगा? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाए, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल से बड़ी हो जाए। तो एक पॉइंट शायद हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब है इसमें होगा? हाँ, साइन ऑफ, ये पॉइंट सर मैं भूल के लिखा है, साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब भी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव साइन आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि आपकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, कि आप सेम डायरेक्शन में हो। और वेलोसिटी निगेटिव आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा इसमें हेडिंग, तो किसी भी पोजीशन, किसी भी ग्राफ के यही 5 एनालिसिस होते हैं। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की एनालिसिस की है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें 5 केस बने। अब इसी तरह हम आपका इसमें एक आएगा अगला, पोजीशन टाइम था, अब ये आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक अगला ग्राफ है, हम उस पर बात करेंगे। तो अभी ग्राफ का थोड़ा सा रह गया, 15 से 20 मिनट ग्राफ में और लगेगा जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ वो हो जाएगा, उसके बाद हम 2 टॉपिक और हैं तो उसमें देगा काम, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर है, बाकी ये जो पॉइंट हमने आपको बताए ये पॉइंट जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। ग्रुप में हमने वो पॉइंट भेज दिया, तो देखोगे तो मिल जाएगा। चलो भाई, तो क्लास यहीं पर भाई सारा एंड करते हैं हम लोग।
कल की क्लास, कल मुश्किल यार, कल रहने दो भाई, कल बकरीद है, थोड़ा घूमने टहलने दो। ठीक है, तो कल क्लास नहीं है, परसों क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलो।